तगड़ा वाला केस बनता है ना, क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर इतना एक्सीलरेशन हो गया है, मतलब कि स्मॉल जी से ज्यादा एक्सीलरेशन लिफ्ट का हो गया है, तो ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट पे खड़ा है, अगर मान लीजिए आप ही ऑब्जेक्ट हो गया, कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो होगा क्या, वो जाके सीधे लिफ्ट के ऊपर वाली छत पे लड़ेगा, जाएगा ताड़ से धाड़ 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 ऐसा होने लगेगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से चैनल पे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक ही है बहुत इंटरेस्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, वो फोर्स जो लगता है अर्थ और सन के बीच, वो फोर्स जो लगता है हर दो ऑब्जेक्ट के बीच, वो फोर्स जो लगता है हमारे और आपके बीच, और वो फोर्स जो लगता है आपके और आपके वाली के बीच। तो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स है। तो देखते हैं वास्तव में क्या यूज होता है इस फोर्स का। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे आज के चैप्टर या फिर टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन, उससे पहले ग्रेविटेशन में हम डूबे या ग्रेविटेशन में हम पहुंचे, उससे पहले आपको बता दें हमारी बेसिक फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है, जो कि पिछले 3 मार्च से स्टार्ट हुई है और 22 मार्च तक सारा हम बेसिक कवर कर रहे होंगे। तो उसकी चौथी वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियोस और अपलोड की जा चुकी हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें वो हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स की। व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? हमने ऐसे तो जान लिया कि पूरे यूनिवर्स में लगता है हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसा फोर्स जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि हमें उसको टच करके नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा फोर्स जो लगता है पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चल रहा हो तो अमेरिका में नहीं होगा, या फिर इस अर्थ पे है तो सन पे नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स में लगता है, और ये नेचर से जो है अट्रैक्टिव इन नेचर है, मतलब कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। और इसी के साथ साथ ये वैलिड है केवल पॉइंट मासेस के लिए। इसीलिए जो हम लोग हैं, हम लोग पॉइंट मास कब होंगे? जब बहुत ही डिस्टेंस दूर होगी हमारी। इसीलिए हम लोग के बीच लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड हो गया और मैं हो गया, तो इसके भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है। अगर इनको पॉइंट मास बनाना है तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, तो वो ओरिजिनली हम लोग पॉइंट मास हो जाएंगे। वैसे है तो पॉइंट मास, लेकिन हम लोग अभी दिख नहीं रहा है पॉइंट मास। तो पॉइंट मास होने के लिए हम लोगों के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि सन हो गया, अब सन पॉइंट मास थोड़ी ना है, लेकिन वो एज्यूम होता है क्योंकि वो इतना दूर है अर्थ से। तो अर्थ और सन के बीच में लगता है क्या? ग्रेविटेशन फोर्स। उसी के कारण जो है अर्थ घूमता है सन के अराउंड। तो चलिए देख लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स में क्या हमारा आने वाला है इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए, जैसा कि ग्रेविटेशन हमने बताया अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इसका पहला हो गया नेचर जो है वो अट्रैक्टिव नेचर है। इसी के साथ साथ दूसरा ये है, ये वैलिड किसके लिए? ये वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। और ये कहाँ वैलिड है? तो ये यूनिवर्सल है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। इसके बाद हम अगर बात करें तो इसके फॉर्मूले की क्या होगी। तो देखिए, फोर्स है, फॉर्मूला बस केवल चेंज होगा, यूनिट तो हमेशा फोर्स के न्यूटन ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो केवल फॉर्मूले की चेंज आएंगे। तो फॉर्मूला जो इसका होता है वो एक लॉ पे बेस है, जिसे दिया था न्यूटन ने लॉ दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने अपने लॉ में ये बताया, उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर 2 मास हैं जिनका द्रव्यमान, यानी कि जिनका मास m1 व m2 है, 2 मास हैं जिनमें से पहले का मास m1 है, दूसरे का m2 है। ठीक, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि m1 और m2 के प्रोपोर्शनल होगा, और इनके मल्टीप्लिकेशन के। और सेकंड जो लॉ दिया था, मतलब कि सेकंड जो स्टेटमेंट दिया न्यूटन ने, वो ये था कि जो इन 2 मास हैं, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक m1 है और एक m2 है, ये m1 है और एक m2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, वो है हमारे पास r। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि जो मास है उनके प्रोडक्ट के होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि जो फोर्स है ये प्रोडक्ट के हो गया प्रोपोर्शनल। और दूसरा ये जो रेडियस है उसके एंट्री प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अब जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी पहली और दूसरी जो इक्वेशन हमारी बन गई, इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r। अब देखिए, फिजिक्स का एक रूल है, अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक आता है कांस्टेंट हमारे पास। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
मतलब क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का? देखिए ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसे कैपिटल जी से हम लिखते हैं पहली बात तो, और ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला, क्या हो गया, Gm1m2 अपॉन में r²। ये हमारे पास हो गया फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि जो फोर्स है उसका जो मास का प्रोडक्ट है उसके अनुक्रमणवाती होता है, और वही जो स्क्वायर, किसका स्क्वायर, रेडियस या फिर डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बेसिकली मतलब ये हम जितना डिस्टेंस दूर बढ़ाते जाएंगे उतना ही फोर्स हमारे बीच में ग्रेविटेशन कम लग रहा होगा। अब हम यहाँ पे एक जो हमारा कांस्टेंट आया कैपिटल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं। देख कैपिटल जी जो है, पहली बात तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है ऑल द यूनिवर्स, कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो वो हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसके बाद बात आती है कि जो एक कांस्टेंट की वैल्यू दी थी इसको सबसे पहले दिया किसने था, तो इसको सबसे पहले 1788 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने दिया था। उन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, साइंटिस्ट का क्या नाम था, हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था, हेनरी कैवेंडिश नाम था, जिन्होंने दिया था इस मतलब कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू को, प्रयोग मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया तो उसके आधार पर निकल के आई थी। तो ये हमारा हो गया बेसिकली ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेविटी है। तो इसको इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटी एक्चुअली होती क्या है। ग्रेविटी सिंपली अगर समझे तो एक पार्ट ही है ग्रेविटेशन का, क्योंकि कुछ उसमें भी ऐसा ही होता है, बस उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उन्हीं चेंजेस के बिहाफ पे हमारा ये सेकंड टॉपिक बन गया है ग्रेविटी। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटी एक्चुअली होता क्या है। अब अगर ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल कोई पूछ ले तो वो तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन के दम पे ही आप टिके हुए हैं। अगर ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा या फिर ग्रेविटेशन का नेचर बदल जाए, मान लीजिए ग्रेविटेशन अभी अट्रैक्टिव इन नेचर है और कुछ समय के बाद उसका नेचर क्या हो जाए, रिपल्सिव, तो क्या होगा आप सोच सकते हैं, आप गैस तो कर ही सकते हैं। अट्रैक्टिव है तभी जो है उस सन जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अब मान लीजिए वो रिपल्सिव हो जाए तो अर्थ भागेगा दूसरी तरफ और सन भागेगा दूसरी तरफ, यानी कि सन और अर्थ खो जाएंगे। इससे होगा क्या, यूनिवर्स डिसबैलेंस हो जाएगा और नॉर्मली कुछ ही दिनों में पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी जो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, ये जो चार फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्स है। इसमें से कोई भी हम फोर्स को, इनका ना तो नेचर चेंज कर सकते हैं और ना तो किसी को पूर्णतः खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, इन्हीं पे जो है यूनिवर्स टिका हुआ है। ठीक है, तो अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है मतलब कि वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी बोले तो एक ऐसा फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ही, लेकिन जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है अर्थ, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट इसमें फिक्स हो जाता है। एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो m1 जो होगा वो अर्थ होगा और m2 हो जाएगा कोई अदर ऑब्जेक्ट। तो जो धरती की तरफ लगता है यानी कि अर्थ के टूवर्ड लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स होता है वही होता है ग्रेविटी, और जो अर्थ की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन, वो होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसी को हम कहते हैं स्मॉल जी। तो स्मॉल जी को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटी आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, मतलब कि जैसे कि कोई चीज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये अर्थ जिस पे हम खड़े हुए, तो इसके और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स ये हो गया। अब अगर हम इस चीज को नीचे गिरा दें तो ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये मार्कर जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा वही हो जाएगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसे लिखते हैं हम स्मॉल जी से। तो स्मॉल जी हो गया ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो है इसका वैल्यू वेरिएबल है, मतलब कि फिक्स नहीं है। तो इसका वैल्यू जो आमतौर पर देखा जाता है ऑन द अर्थ वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इसका अर्थ पे वैल्यू, लेकिन पूरे अर्थ पे फिक्स नहीं है, लेकिन मान लेते हैं जनरली। और इनकेस जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू हम 10 कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। अब देखिए ग्रेविटी जानने के बाद हम देख लेते हैं कि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है यानी कि स्मॉल जी, इसकी वैल्यू पर कब इफेक्ट पड़ता है, वैल्यू पर इफेक्ट कहाँ पे कैसा पड़ता है, मतलब कि धरती पे भी बहुत जगह अलग अलग होती है वैल्यू। तो देख लेते हैं कहाँ पे मैक्स होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, ये सब हम चीजें देख लेते हैं। ठीक है,
तो पहली बात करें कि ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो ग्रेविटी जो मैक्सिमम होती है वो पोल पे होती है, यानी कि नॉर्थ पोल पे हम चले जाएं या साउथ पोल पे चले जाएं तो वहां पे हमें स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगी मैक्स। अब हम बात करें कि सबसे कम कहाँ होती है, तो जो सबसे कम ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ, यानी कि विषुवत रेखा पर या विषुवत अक्ष पे सबसे कम होती है ग्रेविटी की वैल्यू। तो स्मॉल जी की वैल्यू सबसे मिनिमम कहाँ पे होती है, सबसे मिनिमम हमारी हो जाएगी कहाँ पे, इक्वेटर पे। ये बात जो है वो अर्थ की हो रही केवल, और कहीं की नहीं हो रही, तो याद रखिएगा ये इक्वेटर पे हो जाती है कहाँ पे, मिनिमम, और वहीं पे मैक्स कहाँ पे होगी, मैक्स हमारी हो जाएगी पोल्स पे। तो ये दो चीजें मिल गई। अब तीसरी बात करते हैं कि हम अगर धरती जो पृथ्वी तल है उससे ऊपर जाएं तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पृथ्वी के तल से नीचे की तरफ आए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोनों केस में होता क्या है, ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू कब कम होगी, स्मॉल जी की वैल्यू घट रही होगी जब हम आ रहे होंगे अर्थ सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस के ऊपर या ऊपर। तो इन दो केस में हमारी जो है ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू पर अगर जो स्पीड है, किसकी स्पीड, जो अर्थ है उसका जो घूमने की स्पीड है किसके चारों तरफ, सन, तो सन के चारों तरफ जो घूम रहा है यानी कि उसका टाइम पीरियड अगर बढ़ जाए, यानी कि एक चक्कर लगाने में धरती को, जो अभी तो नॉर्मल 365 दिन लगते हैं, आपको पता ही होगा कि सन के अराउंड धरती जो है 365 दिन में एक कंप्लीट टाइम पीरियड यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए अर्थ का, अगर टाइम पीरियड अर्थ का बढ़ा दिया जाए तो जी के मान पे क्या वैल्यू पड़ेगी, जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जी का मान कब बढ़ जाएगा, जब रेवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ बढ़िएगा तब। ठीक, तो ये चार हैं केस हमारे जिसमें जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती। इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं लेकिन बेसिक में इतने आपको याद रखना है। इतना देखने के बाद हम देख लेते हैं कि जो वेट होता है, वेट बोले तो भार, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं। मतलब कि लिफ्ट में जाने पर वेट पे इफेक्ट पड़ता है। अब वेट पे इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि वेट फिक्स नहीं होता है किसी भी चीज का। फिक्स कौन सी चीज होती है, फिक्स जो क्वांटिटी होती है वो होती है मास। अब मास होता क्या है, मास यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट में या एक बॉडी में कितनी मैटर प्रेजेंट है। मैटर क्या है, मैटर हमने आपको बताया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। ये जो तीन चीजें हैं ये मैटर्स हैं। जनरली नॉर्मल होती तो 5 है, चौथी प्लाज्मा है और पांचवी जो हो गई वो बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट हो गई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है स्मॉल जी की वैल्यू में जब हम लिफ्ट पे चढ़ते हैं या उतरते हैं, या फिर हमारे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली वेट को जो है स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी से हम क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जो वेट का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। वेट का फॉर्मूला हमने आपको पहली वीडियो में शायद बताया था। जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए जो वेट का जनरल फॉर्मूला होता है वो W बराबर होता है mg। अब वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है। वेट एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो धरती के सेंटर की तरफ लगता है, मतलब कि अर्थ के सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही हो जाता है वेट फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम किसी लिफ्ट में जा रहे होंगे ऊपर की तरफ या लिफ्ट से आ रहे होंगे नीचे की तरफ, तो वेट पे क्या पड़ता है इफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इफेक्ट ऑन वेट, इफेक्ट ऑन वेट, और कहां पे, लिफ्ट पे, इन लिफ्ट। तो देखिए पहला केस ये कि जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो, तो जब हम लिफ्ट से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे जो वेट है उसमें आ जाती है कमी। ठीक है, तो जब हम वेट नीचे आते हैं लिफ्ट से नीचे आने पर क्या होता है हमारा वेट जो है यानी कि कैपिटल W से वेट को लिखेंगे वो हो जाता है कम। और वहीं पे अगर हम बात करें जब लिफ्ट से ऊपर जाना होता है हमें, तो क्या होता है, अगर अब हम लिफ्ट से ऊपर जाने पर क्या होगा, हमारा वेट बढ़ने लगता है। और वहीं पे अगर हम नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट नीचे आ रही है, उस पर हम खड़े हुए हैं, ठीक, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है उस पर खड़े हुए, अगर उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड ऊपर नीचे आने जाने की फिक्स है तो हमारे वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट या फिर लिफ्ट फिक्स, तब क्या होगा वेट पे नो चेंज। फिर चाहे ऊपर आए या नीचे आए, अगर वेलोसिटी फिक्स है या फिर स्पीड फिक्स है, जो ऊपर नीचे आने की स्पीड है वो फिक्स है, तब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेट पे, ना तो वेट कम होगा ना वेट ज्यादा होगा। अगर हमारी स्पीड फिक्स है, और अगर हम बात करें कि जो स्पीड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि इंपॉर्टेंट एक लाइन है, वो याद रखिएगा। अगर जो लिफ्ट की स्पीड है उसकी स्पीड हम स्मॉल जी से ज्यादा कर दे, तब ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पता है? नहीं पता है। देखिए, अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू को कम कर दें, कितना कम कर दें, सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू को कम नहीं करना, हमें डब्ल्यू की वैल्यू सॉरी हमें लिफ्ट की वैल्यू बढ़ानी है, स्पीड की। अगर लिफ्ट की स्पीड हम स्मॉल जी से भी ज्यादा कर दें, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा उसकी स्पीड कर दें, ठीक, एक्सेलेरेशन, मतलब कि एक्सेलेरेशन, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन अगर बढ़ा दें हम, लिफ्ट का एक्सेलरेशन बढ़ा दें, और कितना बढ़ा दें, मोर देन स्मॉल जी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट पता क्या पड़ेगा? अगर ये केस आ जाता है तो बहुत ही तगड़ा वाला केस बनता है ना, क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर इतना एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि स्मॉल जी से ज्यादा एक्सेलरेशन लिफ्ट का हो गया है, तो ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट पे खड़ा है, अगर मान लीजिए आप ही ऑब्जेक्ट हो गया, कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो होगा क्या, वो जाके सीधे लिफ्ट के ऊपर वाली छत पे लड़ेगा, जाएगा ताड़ से धाड़ 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 ऐसा होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा जनरली होता नहीं, बस एक केस है। तो इसमें अगर हम लिखें तो क्या लिखें, ऑब्जेक्ट उड़कर, सीधे लिखते हैं, उड़कर लिफ्ट की छत पर जा लड़ेगा, सीलिंग लिख सकते हैं, सीलिंग पर जा लड़ेगा। तो ये हमारे पास 4 केस हो जाते हैं कि वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लिफ्ट में होते हैं। वेट एक ऐसा चीज है जो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं, यानी कि लिफ्ट स्टार्ट नीचे आएंगे, तो हमारे वेट में कमी महसूस होती है, ठीक। और उसके बाद हम बात कर लें, जो लिफ्ट है उसमें क्या है, अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद जो स्पीड है वो बढ़ा दें हम लिफ्ट की, कितनी, यानी कि कैपिटल जी से ज्यादा कर दें, मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जो स्पीड है या फिर एक्सेलरेशन है वो लिफ्ट का हम ज्यादा कर दें स्मॉल जी से, तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट के ऊपर खड़ा है वो उड़कर सीधे लिफ्ट की सीलिंग पर जा लड़ेगा। और एक केस ये है कि अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तब हमारे वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और एक लास्ट केस ये बनता है कि अगर लिफ्ट में आप बैठे हैं और लिफ्ट टूट जाए, तो लिफ्ट जब टूट जाएगी तो आपको महसूस होगा फ्री फॉल जैसा। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब है मुक्त अवस्था में गिरती हुई चीज। जैसा कि फ्री फॉल ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको वैसा ही लगेगा कि आप बिल्कुल फ्री फॉल में गिर रहे हैं। तो अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो इस केस में आपको महसूस होगा फ्री फॉल। और इस केस में अगर हम वेट की बात करें तो वेट आपका बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि भारहीनता महसूस होगी, फ्री फॉल होगा। और वहीं पे वेट जो है वो 0 होगा लगभग। तो ये 5 केस हैं लिफ्ट में वेट में कैसे चेंजेस आते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर इसके बाद चेंज इन वैल्यू ऑफ जी हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है केपलर्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम बात करेंगे केपलर्स लॉ की। केपलर्स लॉ जो है सिंपली जाना जाता है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, क्योंकि जो केपलर साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 लॉ दिए, और तीनों लॉ केवल और केवल बेस है कि कैसे आखिर जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं। तो जो केपलर के 3 लॉ हैं उसमें से पहला लॉ ये है कि पाथ क्या होता है एक्चुअली प्लैनेट का मोशन करने का अराउंड द सन। ये सन है तो किस पाथ में, देखिए आपको लगता होगा कि गोल गोल घूमते, लेकिन गोल नहीं घूमते। वो जो पाथ होता है वो होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, यानी कि वो पाथ होता है इलिप्टिकल पाथ। कैसा पार्ट होता है? इलिप्टिकल पाथ। आपको लगता होगा कि वो पाथ जो है वो सर्कुलर है, लेकिन वो सर्कुलर नहीं होता, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। अब इलिप्टिकल पाथ की खासियत ये है कि इसमें रेडियस कभी भी फिक्स नहीं होती है, ठीक। तो पहला क्या हो गया लॉ, फर्स्ट लॉ ये हो गया
कि जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ में, और जो सन है वो एक स्थित होता है लोकस पे। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लैनेट यहाँ से अराउंड कर रहा है यानी कि घूम रहा है, तो उसका पाथ हो गया इलिप्टिकल। तो पहली बात, पाथ कैसा होता है? पाथ होता है इलिप्टिकल। और दूसरी बात, जो सन है वो स्थित होता है फोकस पॉइंट पे, इसी को कहते हैं लोकस पॉइंट पे। यानी कि सन फिक्स पॉइंट पे रखा हुआ है या फिर रुका हुआ है, और पाथ एक्चुअली रुका नहीं होता, लेकिन उन्होंने बताया ना कि लोकस पे स्थित होता है। लोकस मतलब रुका हुआ नहीं होता, एक्चुअली घूमता है तो सन भी है, लेकिन सन घूमता है गैलेक्सी के अराउंड, जो गैलेक्सी है हमारी मंदाकिनी, और प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड। तो प्लैनेट जो घूमते हैं सन के अराउंड उनका पाथ होता है एलिप्टिकल। ठीक, प्लैनेट्स का पाथ होता है घूमने का एलिप्टिकल, और वहीं पे सन जो है वो फोकस पॉइंट या लोकस पॉइंट पे होता है। तो ये फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ में केपलर ने ये बताया कि जो एरियल वेलोसिटी है वो फिक्स होती है सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी। अब आप सोचेंगे एरियल वेलोसिटी क्या होता है, तो एरियल वेलोसिटी का मतलब सिंपली ये है, देखिए ठीक, एरियल वेलोसिटी को समझने के लिए हम मान लेते हैं कुछ पॉइंट ए बी, और ये हो गया ऑरिजिन और ये हो गया सी। तो एरियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ए बी ओ बराबर होगा एरिया ऑफ ऊपर वाले का। देखिए एरिया ऑफ ए बी हो गया ए बी ओ, ठीक, तो ये वाला एरिया बराबर होगा इस एरिया के ए सी ओ। मतलब कि जितना टाइम लगेगा बी से पॉइंट ए में आने पे, यानी कि इस प्लैनेट को जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, उतना ही टाइम लगेगा सेम यहाँ से यहाँ जाने पे। ठीक, तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि एरियल वेलोसिटी फिक्स होने से इफेक्ट क्या पड़ता है। हाँ, तो देखिए अगर एरियल वेलोसिटी फिक्स होगी, एरियल वेलोसिटी फिक्स होगी, तो हमें मतलब कि ये प्लैनेट्स पे ये इफेक्ट पड़ता है कि जब प्लैनेट्स आ जाता है सन के थोड़ा पास, तो उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, और वहीं पे जब प्लैनेट दूर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है। ठीक, ये सेकेंड लॉ था। और अगर हम बात करें तीसरे लॉ की, तो तीसरा लॉ बेसिकली ये है कि जो टी स्क्वायर है वो क्यूब के प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो जो केपलर्स का तीसरा लॉ है वो कुछ ऐसा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब कहेंगे ये क्या लिखा है, तो देखिए ये है, पहले आपको समझना है कि टर्म क्या कहती है। तो यहाँ पे जो टी है वो टी ये बताता है कि टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किसका, अब टाइम पीरियड तो आपको पता ही होगा, हमने बताया था पिछली वीडियो में। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि एक प्लैनेट को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा है। मानिए कि यहाँ पे प्लैनेट था और पूरा राउंड लगा के यहाँ पे फिर से आ जाए, तो ये होता है टाइम पीरियड। और वहीं पे आर की बात करें तो ये आर है डिस्टेंस, और कैसी डिस्टेंस है, ये मीन या एवरेज डिस्टेंस होती है, कहां से कहां तक, सन टू अर्थ। ये जो डिस्टेंस है सन टू अर्थ का है, कहें सारे प्लैनेट्स के लिए सेम ही होती है, तो सन टू प्लैनेट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया पहले टर्म। अब केपलर ने बताया कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है, यानी कि ये टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, और कौन सी डिस्टेंस, सन टू प्लैनेट से एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के बराबर होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसी लॉ का थोड़ा सहारा लिया था, क्योंकि इसी लॉ से निकलता है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, लेकिन वो आपको जानना नहीं, क्योंकि वो फिर एडवांस लेवल हो जाएगा, बेसिक में आपको इतना ही जानना है। तो ये 3 केपलर्स के लॉ थे। केपलर्स के लॉ जब हमने देख लिए, तो हम अब ये देख लेते हैं कि किस प्लैनेट को सबसे कम टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि किस प्लैनेट का टाइम पीरियड सबसे कम होता है, और वहीं किस प्लैनेट का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम सबसे कम टाइम पीरियड वाले प्लैनेट की बात करें तो वो हो जाता है बुध, यानी कि मरकरी। अब कितना टाइम लगता है, देखिए अर्थ तो आपको पता होगा, अर्थ को लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.65 दिन होते हैं, लेकिन आपको 365 दिन याद रखने हैं। वहीं मरकरी को केवल 88 दिन लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन लगाने में अराउंड द सन। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे जो दूर होगा उसी को लगेगा, क्योंकि जो मरकरी यानी कि बुध ग्रह है वो सन के सबसे पास है। वहीं पे सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका हो जाएगा नेपच्यून का, यानी कि वरुण का।
क्योंकि नेपच्यून सबसे ज्यादा है। अब कितना ज्यादा होगा इसका टाइम पीरियड, तो एक रेवोल्यूशन लगाने में इसको लग जाते हैं लगभग 165 साल। इतना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में नेपच्यून को अपना। तो ये हो गया किसमें सबसे ज्यादा टाइम पीरियड, किसका सबसे कम टाइम पीरियड। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैटेलाइट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि फिजिक्स में तो सब कुछ इंटरेस्टिंग है, बस एक बार समझ में आए फिजिक्स क्या ही है। फिजिक्स में तो मतलब कि जन्नत बोले तो फिजिक्स है। अब सैटेलाइट क्या होती है, देखिए सैटेलाइट दो टाइप की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक वहीं पे आर्टिफिशियल जो यहाँ से बना के आसमान में भेजी जाती है, जो कि आप जानते होंगे कि इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च की, नासा ने ये सैटेलाइट लॉन्च की। तो ये सारी सैटेलाइट जो हो गई वो हो गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब अगर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो देखिए नेचुरल सैटेलाइट मतलब ये है ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड लगाते हैं क्या, रेवोल्यूशन, और उनका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड होता है अर्थ के एक्सिस के रेवोल्यूशन टाइम पीरियड में, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जितने टाइम में घूमती है 24 आवर्स, उतना ही टाइम पीरियड सेम होता है इन नेचुरल सैटेलाइट्स का। तो सैटेलाइट जो नेचुरल होते हैं वो क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, जिनका टाइम पीरियड होता है सेम एज एक्सिस रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ सेम एज एक्सिस रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, क्योंकि हम यहाँ पे केवल अर्थ के और सैटेलाइट की बात कर रहे होंगे। ठीक, ज्यादा हम डिटेल में जानना नहीं है, डिटेल में जानने की फिर समझ लीजिए लेक्चर हैवी होगा, तो हैवी ज्यादा हमें करना नहीं है। तो जो अर्थ का सैटेलाइट है वो केवल एक सैटेलाइट है, आपको पता ही होगा वो कौन सा है, मून। अब मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 24 आवर्स होगा। तो ये 24 आवर्स में ही अर्थ घूम जाती है अपने एक्सिस पे, इसीलिए दिन रात होते हैं। दिन रात का होना है अर्थ का एक्सिस के अराउंड घूमने के कारण ही होता है। अब सैटेलाइट का हमने सिंपल समझ लिया होती क्या है। फिर सैटेलाइट की हम बात करेंगे ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि किस स्पीड से सैटेलाइट घूमता है अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट का मतलब फिक्स ऑर्बिट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट फिक्स होते हैं, तो उसी फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। ये थोड़ी ना कल हम यहाँ नाच रहे थे आज बढ़ के वहां नाचेंगे, तो ऐसा नहीं होता। प्लैनेट हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, सैटेलाइट हो गए, इनका सब फिक्स होता है। ठीक, ये नहीं कि जहां मन होगा वहां जाएंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड यही है कि जिस स्पीड से अपने ऑर्बिट में घूमते हैं उसे कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो सबसे जो ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड है वो हमें देखनी है, केवल सबसे ज्यादा या फिर सबसे जो पास में होगा उसी का होगा। सबसे ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड उसी ऑर्बिट की होगी, मतलब कि उसी सैटेलाइट की होगी, और वो सैटेलाइट नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो ये मतलब कि था सैटेलाइट। अब हम बात करेंगे इस ऑर्बिटल स्पीड किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल जो हमारे पास सैटेलाइट है हम उनकी ऑर्बिटल स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है जितना ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट क्या बोलते हैं, पहली बात ये है कि जो सैटेलाइट जितना ज्यादा पृथ्वी तल से ऊंचा होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है उतनी ही कम होगी। मतलब कि अगर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के पास में है, सिंपली देखिए पहली बात तो ये है नॉर्मल जो सैटेलाइट जहां से छोड़े जाते हैं उनकी नॉर्मल डिस्टेंस जो होती है, मतलब कि ऊंचाई यहाँ से समझिए पृथ्वी तल से, वो होती है 36,000 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है टर्म, जो 36 के है ये दूरी है किसकी, ये दूरी है सैटेलाइट की। और ये सारे सैटेलाइट देखिए आर्टिफिशियल हैं, सैटेलाइट टू अर्थ। और वहीं पे अगर हम बात करें जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, मून की डिस्टेंस है 3.86 लाख। इतनी डिस्टेंस है मून की, कहां से कहां तक, अर्थ से मून तक। मतलब कि अगर कोई पूछ ले, बाय द वे पूछा जाता है ये कि धरती से चंद्रमा तक दूरी बताओ, तो ताड़ के बताना 3,86,000 किलोमीटर, ऐसे बताना। बिल्कुल लगे हो कि आपने फिजिक्स पढ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ रट लिए सर कुछ 3,80,82 कुछ ऐसे ही होता है। तो ऐसा नहीं है, सीधे बोला 3,86,000 किलोमीटर।
हाँ किलोमीटर्स भी लगा लेना, पता चले मीटर बोल दें। तो ये 36 के किलोमीटर जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ की होती है, सैटेलाइट की जो होती है नॉर्मल फिक्स, मतलब कि सबसे कम है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, वो ये होती है कि कौन सा सैटेलाइट किस स्पीड से अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जो ऑर्बिट है वो जितना ज्यादा पहली बार दूर होगा, कहाँ से दूर होगा, जितना ज्यादा ऑर्बिट दूर होगा फ्रॉम अर्थ उसकी उतनी ही कम क्या हो जाएगी, सॉरी उसकी उतनी ही, हाँ कम ही होगी, मतलब कि जितनी दूर जाओगे तुम अर्थ से उतना तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा ही आने पे अर्थ पे, वही बेसिकली है, जितनी दूर जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो स्पीड कम ही होती है फ्रॉम अर्थ। तो ऑर्बिट जितना दूर होगा फ्रॉम अर्थ से उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब अगर बात कर ले हम कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसका जो है ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज्यादा है, तो एक ऑर्बिट जो है जो सबसे पास है उसका ऑर्बिटल स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ऑर्बिटल स्पीड, ये सबसे ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक, और अगर हम इसके बाद बात करें दूसरा टॉपिक क्या हो गया, देखिए ऑर्बिटल स्पीड में इतना ही, ऑर्बिटल स्पीड में केवल ये चीज पूछी जा सकती है आपसे, कितनी डिस्टेंस होती है मिनिमम, ये पूछी जा सकती है, और मून टू अर्थ कितना डिस्टेंस है ये पूछा जा सकता है। तो बस आपको इतना चीज याद रखना है, मून से अर्थ या अर्थ से मून जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3,86,000 किलोमीटर। दूसरा जो ऑर्बिट होता है, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल ऑर्बिट्स होते हैं, सॉरी ऑर्बिट्स क्या बोल रहे हैं हम, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनका डिस्टेंस कितना होता है अर्थ से वहां तक, तो वो होता है मिनिमम डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर। फिर ऑर्बिटल स्पीड यही होती है जिस स्पीड से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। उसके बाद अगर ऑर्बिट धरती से ज्यादा दूर होगा तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। ठीक, मतलब कि जितनी दूर सैटेलाइट जाएगा धरती से उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक, अब सबसे ज्यादा जो स्पीड है अभी तक वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से वो धरती का जो है एक पूरा चक्कर लगा लेता है केवल और केवल 84 मिनट में। यानी कि उसका अगर हम टाइम पीरियड कहें, चक्कर लगाना ही तो होता है, तो इसका अगर टाइम पीरियड हम कहें तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास कितना, 1.4 आवर्स, यानी कि 84 मिनट, 84 मिनट्स। तो ये इसका टाइम पीरियड्स है। ठीक, अभी तक इतना ही है कि मतलब कि सबसे कम टाइम कौन लगाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बनाया गया है, तो 84 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है अर्थ का। और जनरली जो नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून हो गया उसको 24 आवर्स लगते हैं। अब इसकी स्पीड जो है ऑर्बिटल वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो अभी याद रखना है। जिसके बाद टाइम पीरियड तो आप समझिए, अगर आपको ऑर्बिटल स्पीड समझ में आ गई तो आपने टाइम पीरियड समझ लिया होगा, हमारे हिसाब से यही है। ऑर्बिटल स्पीड मतलब कि जिस स्पीड से घूम रहे हैं सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में। अब टाइम पीरियड क्या होगा, कितना टाइम लगता है सैटेलाइट को अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब यही है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बता दिया ना, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ज्यादा आपको जाना ही नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब यही है जिसको ह्यूमन ने बनाया, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनकी एक पहचान ये होती है कि ये पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ये आपको याद रखना है, लिख दें, देखिए यही लिखे रहे हैं। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर घूमते हैं। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये, अब डिस्टेंस मिनिमम तो हमने आपको बता ही दी कि सैटेलाइट की मिनिमम डिस्टेंस धरती से 36,000 किलोमीटर होनी ही चाहिए। अब ये घूमते कैसे हैं और इनका टाइम पीरियड तो वही होगा 24 घंटे। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स होता है, यानी कि जितना नेचुरल सैटेलाइट का है। ये होता है इनका टाइम पीरियड। और कुछ बच रहा है इसमें, और कुछ नहीं बच रहा है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी, और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है।
हालांकि लास्ट में आया, लेकिन ये टॉपिक बहुत प्यारा है। तो एस्केप वेलोसिटी जैसा कि लिखा है वेलोसिटी, तो मतलब कि लास्ट में कुछ स्पीड वाली कंडीशंस आ रही होगी। तो मतलब कि एस्केप वेलोसिटी सिंपल ऐसा है कि किस स्पीड से आपको हम फेंक दें। अरे यार आपको क्या फेंकेंगे, आपको तो नहीं फेंकेंगे, मतलब कि किस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें कि वो उल्टा लौट के धरती में ना आए, यानी कि ग्रेविटी को पार कर जाए, ये है। समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं। तो आपको एस्केप वेलोसिटी याद रखनी है। जो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि अगर इस स्पीड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, अब अगर लगे आपको किसी पत्थर पे गुस्सा, किसी पत्थर से आप चलते हुए टकरा जाएं, तो आप उस पत्थर को उठाएं और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकें ताकि वो वापस लौट के धरती पर ही ना। तो यही होता है कुछ एस्केप वेलोसिटी, ये मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड या उस स्पीड से फेंक देना कि वो ऑब्जेक्ट फिर से लौट के अर्थ पे ना आए, ठीक, यानी कि अर्थ का जो वो क्या होता है ग्रेविटी, उसको क्रॉस कर जाए। तो यही होता है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है, तो एस्केप वेलोसिटी जो है वी से लिखते हैं, वो होती है √2g, अरे नहीं √2 v0, इतनी होती है एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे v0 दिख रहा है, तो v0 भी समझ ली क्या है। जो v0 हमारे पास होता है वो जनरली होता है क्या, v0 जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा मतलब कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब कि कोई सैटेलाइट जो है वो अपनी ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम ही है, वो अपने ऑर्बिट में किस स्पीड से घूम रहा है, तो ये हो जाता है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। v0 क्या है हमारे पास, याद रखिएगा, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि कोई स्पीड, किस स्पीड से कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये होता है अंडर रूट कुछ नहीं होता है, ये हो जाता है g(r) ऑफ अर्थ, ये होता है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, और ये, और इसके ऊपर एक लगा होता है बड़ा बड़ा रूट। तो आपको ये दो फार्मूले याद रख लेने हैं बस। और अगर इसमें हम कुछ बात करें, कोई पॉइंट हमारा छूट तो नहीं रहा है, तो छूट तो नहीं रहा, पॉइंट छूट तो नहीं रहा, तो पॉइंट एक छूट रहा है हमारा कि इस समय जो वो प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं, इस समय प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं, इससे पहले 9 हुआ करते थे। तो एक प्लैनेट्स जो था हमारे पास कौन, प्लूटो, उसको IAU ने बाहर कर दिया प्लैनेट की लिस्ट से। अब IAU क्या है, तो IAU है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि ये फिक्स करती है कि जो ऊपर आसमान अंतरिक्ष में क्या चीजें रहनी है क्या नहीं रहनी, इनकी जांच परख करती है IAU। और दूसरी बात करें कि कोड़ी चाल, मतलब कि कोड़ी चाल का मतलब ये है कि एंगुलर स्पीड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड हम बढ़ा दें तो क्या असर पड़ेगा, तो सिंपली असर ये पड़ेगा कि उसका जो टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड, जिसके हम बढ़ाएंगे, जिस भी ऑर्बिट को, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट की बढ़ा दे तो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा ये आपको बताना है। तो मान लीजिए हम थोड़ा बहुत नहीं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा देते हैं हम, कितना बढ़ा सकते हैं, चलिए तो बढ़ाने की लिमिट है हम 17 गुना बढ़ाते हैं, ठीक। तो अगर हम किसी प्लैनेट की स्पीड और कौन सी ऑर्बिटल स्पीड बढ़ा दें 17 गुना, तो उसका असर ये पड़ेगा, और हम वो जो प्लैनेट है वो प्लैनेट मान लेते हैं अर्थ। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है अगर हम 17 गुना बढ़ा दें तो उसका पहली बार इफेक्ट ये पड़ेगा, टाइम पीरियड बहुत कम, मतलब कि हो जाएगा 24 घंटे की जगह उसको केवल लगेंगे 84 या 88 मिनट्स, लगभग 84 मिनट्स लगेंगे, ठीक। दूसरी बात, जी के मान में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। जी का मान जो है केवल एक जगह पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो फिक्स रहेगा एक जगह पे, वो होता है पोल, पोल पे कोई चेंज नहीं आएगा चाहे कुछ भी कर लें। और अगर हम बात करें जी शून्य कहाँ हो जाएगा, तो जी 0 हो जाता है भूमध्य रेखा पर, तो ये आपको याद रखना है, जी यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर पहली बात तो ये एक इमेजिनरी केस है, क्योंकि ऐसा करना तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम जाएं अर्थ पे और उसमें चाबी गियर डाले और अर्थ की स्पीड कहें चल भैया तेज चल, 17 गुना तेज भाग, 17 गुना, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस एक इमेजिनरी केस है कि अगर 17 गुना स्पीड हम बढ़ा दें तो उसका टाइम पीरियड 24 घंटे से घटकर 84 मिनट हो जाएगा। दूसरा, जो ग्रेविटी है वो फिक्स रहेगी केवल पोल्स पे,
और जीरो ग्रेविटी कहाँ होगी, तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी भूमध्य रेखा के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। मिलते हैं आपको किसी अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, ओके बाय, थैंक यू।